Hello everyone, I am Shubham Sharma, your economy faculty and welcome to Veranda IAS YouTube channel. फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आता कि करंट अफेयर्स जो हैं उनको इकोनॉमी के लिए कैसे तैयार करें, या हम ये कहें कि इकोनॉमी करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सर ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स जो हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इकोनॉमी में नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि करंट अफेयर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, सो व्हाई करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि कोई भी आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो करंट अफेयर्स के या करंट इश्यूज के थ्रू ही टेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए हम सब जब इकोनॉमी के बेसिक्स पढ़ेंगे तो हम सभी जानेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, हम ये सब समझेंगे। अब अगर मान लीजिए कि आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है और आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है, तो अब ये तो हो गया हमारा कोर कॉन्सेप्ट। और इससे जुड़ता हुआ करंट अफेयर्स क्या है कि आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया। और क्यों किया? क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा था। सिमिलरली मान लीजिए कि भारत में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो लगातार पैसे को विड्रॉ कर रहे थे, तो अब गवर्नमेंट ने उसके लिए वॉलंटरी रिटेंशन रूट स्टैब्लिश किया। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके कोर कॉन्सेप्ट की होती है, जब उस कोर कॉन्सेप्ट्स में हम लोग करंट अफेयर को इंक्लूड कर लेते हैं तो उस पार्ट पे कोर कॉन्सेप्ट करंट अफेयर से डायरेक्टली लिंक होता है और आपका कोर कॉन्सेप्ट भी उससे टेस्ट हो जाता है। फिर अगर हम आगे बात करें, मेंस जीएस 3 क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट करंट बेस्ड। जब हम मेंस के पेपर को देखते हैं, जब हम मेंस के क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आउट ऑफ मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें, जीएस पेपर 3 में जो 250 नंबर का हमारा पेपर है उसमें इकोनॉमी के सवाल लगभग 80 से 100 नंबर के होते हैं। अब ऐसे में जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके ऐसे हैं जो कन्वेंशनल टॉपिक पे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो न्यूज में होते हैं इसलिए सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल, अभी लैंड रिफॉर्म्स जो है वो हमारे मेंस का एक टॉपिक है, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स में क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था स्वामित्व स्कीम को लेके। तो स्वामित्व स्कीम जो है वो हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट थी और उसी से जुड़ता हुआ क्वेश्चन मेंस में पूछ लिया गया। उसी तरह से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न जो है इस पे सवाल पूछा था, तो इससे अगर जुड़ता हुआ कोई भी चीज अगर न्यूज में चल रही है तो सवाल आ जाएगा। सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग है या ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर है, इससे भी सवाल पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूज में है तो मेंस का क्वेश्चन कोर कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा। यानी कि अगर कोई चीज ऐसी है जो करंट अफेयर्स में चल रही है, उसी से जोड़ के क्वेश्चन मेंस में कन्वेंशनल टॉपिक पे आ सकता है। जैसे मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग है, अब सरकार नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग लेकर आई, तो नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग करंट अफेयर्स का टॉपिक है और इसी से स्टैटिक टॉपिक क्या जुड़ जाता है कि फूड प्रोसेसिंग को लेकर सरकार ने क्या क्या रिसेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। तो मेंस जो है वो प्रॉपरली जीएस पेपर 3 के करंट अफेयर से लिंक्ड होता है। फिर तीसरी चीज जो यहां आती है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी सीधा सीधा सर्वे या बजट से क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी सर्वे बजट से क्वेश्चन पूछ सकती है, मेंस में भी सर्वे और बजट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि लास्ट जो एक बजट सर्वे था उसमें सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट था, तो अब ये सप्तऋषि का जो कॉन्सेप्ट है यूपीएससी इसी पे मेंस में क्वेश्चन पूछ सकती थी। बजट में इस साल जो है वो बहुत ज्यादा फोकस किया गया है एग्रीकल्चर पे, विमेन एम्पावरमेंट पे, तो जो टर्मिनोलॉजी बन रही है उससे भी सवाल आ सकता है। तो इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, चाहे पीटी की बात, प्रीलिम्स की बात कर लें, चाहे मेंस की बात कर लें। इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है उससे प्रीलिम्स और मेंस में सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में यूपीएससी को हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ रखा है तो वो आपके एनालिटिकल थिंकिंग को भी टेस्ट करना चाहते हैं। मतलब दे डोंट वांट कि इकोनॉमी में हम लोग सिर्फ मगअप वाली चीज या डेफिनेशन पे सवाल पूछ लें, वो चाहते हैं कि आपके एनालिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस फेड रिजर्व मान लीजिए बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देता है, अब इसका इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या आएगा।
कि भारत की इकोनॉमी पे क्या आएगा, क्या एफआईज पैसा विड्रॉ कर लेंगे, क्या एफआईज इंडिया में और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये एनालिटिकल थिंकिंग का पार्ट होती है। या अगर हम मान लीजिए ये कहें कि अगर डॉलर वीक होता जाएगा, अगर डॉलर वीक होता जाएगा या रुपी वीक होता जाएगा, तो इसका इंपैक्ट हमारे एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स पे क्या आ सकता है। तो आप ये समझिए कि यूपीएससी ऑलवेज वांट टू नो दिस थिंग, कि जो भी चीज है, जो भी चीज करंट अफेयर्स में चल रही है, वो सिर्फ एक स्टैटिक फॉर्म में, डेफिनेशन के फॉर्म में वो नहीं जानना चाहते। वो ये जानना चाहते हैं आपका एनालिटिकल पार्ट कितना स्ट्रांग है, आपके कोर कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है, और आप इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाते हो। फिर आती है बात, अंडरस्टैंड लिंक बिटवीन ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमी इज क्रूशियल। जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी, एक तो डोमेस्टिक इकोनॉमी के सारे फैक्टर्स हैं, इसमें आरबीआई है, सेबी है, जिसमें हम बात करते हैं हमारी जीडीपी की, जिसमें हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, फिस्कल पॉलिसी की। लेकिन एक्सटर्नल यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडिया एक ओपन इकोनॉमी है, इंडिया एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का पार्ट है। ऐसे में जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब इस एक्सटर्नल सेक्टर में आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाते हैं, रेमिटेंसेस आ जाते हैं, ट्रांसफर्स आ जाते हैं, साथ में इसमें एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी ये चाहता है कि ना सिर्फ आपका डोमेस्टिक इकोनॉमी का पार्ट स्ट्रांग रहे, बल्कि जो इंटरनेशनली चल रहा है एक्सटर्नल सेक्टर में, वो भी आप कितना समझ पाते हैं और हमारी इकोनॉमी के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यूपीएससी जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट की अवेयरनेस भी टेस्ट करता है। यानी कि मान लेते हैं यूपीएससी को लग रहा है कि हो सकता है इकोनॉमी में आपके 2-3 पार्ट बहुत स्ट्रांग हो, जैसे आपका जीडीपी वाला पार्ट स्ट्रांग हो, इन्फ्लेशन स्ट्रांग हो, या फिस्कल पॉलिसी स्ट्रांग हो। बट यूपीएससी वांट टू नो कि आप बाकी सेक्टर्स, जैसे अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी आपका कितना स्ट्रांग है, क्या आपको उसकी भी नॉलेज है। अभी जैसे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो क्या आप डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं क्या। जैसे अभी ई रूपी का कॉन्सेप्ट है, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट है, अकाउंट एग्रीगेटर जैसी जो चीजें हैं, क्या आपको ये भी चीजें पता है कि। तो आपकी एक होलिस्टिक नॉलेज की टेस्टिंग होती है, और वो होलिस्टिक नॉलेज की टेस्टिंग तभी पॉसिबल है जब आपने जो करंट में चीजें चल रही हैं उनको आपने कितने ढंग से पढ़ा है। देन टर्मिनोलॉजी फ्रॉम न्यूज बिकम यूपीएससी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी ऐसी टर्म है जो अगर मान लीजिए न्यूज में है, और उस टर्म से भी आपकी टेस्टिंग हो सकती है कि आपको वो टर्म पता है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैगफ्लेशन, अभी ये बहुत न्यूज में था कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। डी डॉलराइजेशन ये क्या है। लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीएससी ने बेटा इन फाइनेंस पूछ लिया था कि ये बेटा का मतलब क्या होता है। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं, आपको क्या, आप इन टर्म्स से रिलेटेड हैं, आपको ये मालूम है क्या ये टर्म्स। तो ये सब चीजें करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए हम यहां पे ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम। फिर बात करें अगर हम प्रीलिम्स की, मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो देखिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी चीज जो न्यूज में है उससे किस तरह का सवाल पूछ सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहली बात तो है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ अप्लाइड क्वेश्चंस को आप आंसर कर पा रहे हो क्या। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है एनालिटिकल आंसर्स आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ में रिलेट कर सकते हैं क्या। यानी कि हम यहां पे एक होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे लेट्स से कि अगर न्यूज में आ रहा है, न्यूज में ये चल रहा है कि आरबीआई ने या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने, यहां मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी लिखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने, मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रेपो रेट को इंक्रीज करती है, रेपो रेट को इंक्रीज करती है। ये बहुत न्यूज में आपको दिखेगा, हर 3 महीने में 4 महीने में ये न्यूज में रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मान लेते हैं रेपो रेट को इंक्रीज करती है। अब अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने रेपो रेट को इंक्रीज किया है, तो अब आपके केस में सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको कैसे होगी कि आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेपो। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेपो रेट। ये रेपो रेट क्या है, सबसे पहले तो यह मालूम होना चाहिए कि भाई ये रेपो रेट क्या होता है, हमें यह पता है क्या। फिर उसके बाद में अप्लाइड इकोनॉमी चीजें, अप्लाइड का मतलब क्या हुआ कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आरबीआई क्या रेपो रेट को इंक्रीज करेगी, और रेपो रेट को अगर इंक्रीज करेगी
तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी में मनी फ्लो को या मनी सप्लाई को कम करना, मनी फ्लो या मनी सप्लाई को कम करना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो आंसर्स अप्लाइड क्वेश्चन, अप्लाइड मतलब एनालिटिकल। और जब अगर मान लीजिए मनी फ्लो इकोनॉमी में कम होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, डिमांड विल रिड्यूस्ड, और जब डिमांड रिड्यूस होगी, लेट्स से डिमांड यहां पे रिड्यूस होगी, तो सीधा सीधा क्या इंपैक्ट आएगा? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये हो गया अप्लाइड इकोनॉमी का पार्ट। फिर तीसरी चीज आती है कि एनालिटिकल आंसर्स, जब आप मेंस में एनालिटिकल आंसर्स लिख रहे हो तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मतलब जो प्रैक्टिकली इकोनॉमी में चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि रुपी लगातार वीक हो रहा है, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि लेट्स से वी कैन से दिस थिंग कि रुपी जो है ये रुपी वीक हो रहा है। अब अगर रुपी वीक हो रहा है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इससे हमारे इंपोर्ट कॉस्टली होंगे, इससे हमारे इंपोर्ट कॉस्टली होंगे, और इससे क्या हो रहा है? क्योंकि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, और अगर करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम होंगे लॉन्ग रन में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल रिड्यूस। अब अगर करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें रुपी को एप्रिशिएट करने के मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और रुपी को एप्रिशिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी को प्रमोट करें, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमें स्टेप्स लेने होंगे कि रुपी को एक सॉफ्ट करेंसी से हम हार्ड करेंसी कैसे बनाएं। तो ये हो गया कि आपने जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स चल रहे हैं उसके हिसाब से स्टेप लिए। तो फ्रेंड्स ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग है और अगर आप करंट अफेयर्स की चीजों को अच्छे से समझते हो तो आप इन चीजों को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दैट इज द रीजन वी कैन से दिस थिंग कि आपको करंट अफेयर्स वाला पार्ट आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। फिर अगली बात आती है टाइप्स ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट पे है और एक जो है वो करंट अफेयर्स पे है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। अब ये क्वेश्चन क्यों आया था? क्योंकि कोविड जब तक खत्म हो चुका था तो यूपीएससी ने क्वेश्चन करंट अफेयर से क्या पूछा कि कोविड के बाद में बहुत सारे बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट हाइक करी थी, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, वर्ल्ड इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन बढ़ गया था, तो इस वजह से बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया, क्योंकि डिमांड पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हुई। क्या हुआ था? कोविड के समय पे लोन्स जो थे उन पे इंटरेस्ट रेट्स कम रखी गई थी, लोगों की बोरोइंग कैपेसिटी एनहांस करी गई थी। लेकिन जब कोविड हटा और लोगों ने खर्चे करने शुरू किए तो एकदम से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन राइज हो गया। अब जब इकोनॉमी में एकदम से इन्फ्लेशन राइज हुआ तो दुनिया भर के जितने सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। तो इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट जो है ये करंट अफेयर्स का हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मेजर। अब ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये कह रहा है कि दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक है उनके पास ये पावर होती है कि अगर कभी भी इन्फ्लेशन हो जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे भारत में अगर हम देखें तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है। तो अब एक स्टेटमेंट करंट अफेयर्स का है, एक स्टेटमेंट स्टैटिक का है। इसीलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर आपका करंट अफेयर आपने पढ़ लिया, हो सकता है आपने ये फर्स्ट वाली न्यूज आपको पता हो, आपने किसी अखबार में या किसी मैगजीन में फर्स्ट न्यूज पढ़ी हो, लेकिन अगर सेकंड न्यूज जो है वो आपके कोर कॉन्सेप्ट से है, यानी कि अगर आपको ये नहीं पता कि इन्फ्लेशन के समय पे रेपो को बढ़ाया जाता है या सीआरआर को बढ़ाया जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए स्टैटिक और करंट दोनों का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। चलिए फिर आगे बात करते हैं एक और क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए,
रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड। ये करंट अफेयर्स का पार्ट था, जिसमें अब रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पहला स्टेटमेंट करंट अफेयर्स से था। फिर आप देखो सेकेंड स्टेटमेंट, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी करंट अफेयर से था। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट देखिए, सीडीएसएल जो आपके बीएससी का डिपॉजिटरी है, CDSL is jointly promoted by Reserve Bank of India and Bombay Stock Exchange। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये आपके स्टैटिक से आ गया। तो अगर आपको ये नहीं पता कि क्या CDSL में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आरबीआई की प्रमोशन मतलब प्रमोटर्स हैं वो इसमें, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करंट अफेयर से था, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है वो प्योरली स्टैटिक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपने स्टैटिक और करंट चीजों को अच्छे से पढ़ा है। तो इसीलिए आपके लिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करंट और स्टैटिक दोनों को अच्छे से लिंक करके पढ़िए। फिर बात आ जाती है कि तीसरी चीज, लिंक करंट इश्यूज विद स्टैटिक थीम। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिए हैं और मैं आपको ये बताऊंगा कि करंट इश्यू और स्टैटिक का दोनों में कैसे लिंक्ड है। अब आप समझो, पीएलआई स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। भारत सरकार जब से आत्मनिर्भरता को प्रमोट करना स्टार्ट करिए, उसी में ये पीएलआई स्कीम लेकर आया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो 14 सेक्टर्स पर स्पेसिफिक फोकस कर रहा है। अब करंट अफेयर्स तो क्या है इसका करंट अफेयर्स ये है कि मेक इन इंडिया हुआ, एमएसएमई हुआ, ग्रोथ हुआ, इन सब में ये पार्ट इंक्लूड है। लेकिन अब इसमें मान लीजिए कि एक करंट अफेयर्स का पार्ट ये आता है कि आगे से दुनिया का हर तीसरा स्मार्टफोन भारत में बन रहा है, तो ये इसका करंट अफेयर है। और स्टैटिक क्या हो गया? इंक्लूसिव ग्रोथ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सिमिलरली अगर आप देखें रुपी डेप्रिसिएशन, अब रुपी डेप्रिसिएशन का करंट अफेयर्स क्या है कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, इस वजह से एफआईज जो है, एफडीआईज हैं, वो इंडिया में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका स्टैटिक पार्ट क्या है? एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। आरबीआई ने रेपो रेट हाइक किया, तो मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इसके करंट अफेयर्स हुए। स्टैटिक क्या हुआ? ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये इसका स्टैटिक हुआ। सरकार ने एमएसपी इंक्रीज करी, तो ये एग्रीकल्चर पॉलिसी, प्राइस सपोर्ट का पार्ट हुआ करंट अफेयर्स में। स्टैटिक इसका क्या हुआ? फूड सिक्योरिटी और सब हम कहें कि फिस्कल प्रूडेंस, ये इसके अंदर अंतर्गत फिस्कल प्रेशर इसमें आ सकता है। इंडिया ने एफटीए साइन किया अलग अलग कंट्रीज के साथ में, तो करंट अफेयर तो हो गया कि एफटीए किसके साथ साइन किया। लेकिन इसका जो स्टैटिक है वो क्या आ सकता है कि डब्ल्यूटीओ, बीओपी, एफटीए, पीटीए, ये सब क्या है। तो आप ये समझिए कि जितनी भी चीजें जो करंट अफेयर्स में चल रही, करंट अफेयर्स है क्या? करंट अफेयर्स किसी स्टैटिक कॉन्सेप्ट का ही जो न्यूज में चल रहा है वही पार्ट है। भाई मान लीजिए रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, अब इसका स्टैटिक पार्ट तो एक्सटर्नल सेक्टर ऑलरेडी है ना। तो करंट अफेयर्स क्या है? करंट अफेयर्स वो चीज है जो न्यूज में है, और स्टैटिक क्या है? जिससे वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। बस हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी समझ में आ गई करंट अफेयर्स की। अब बात करेंगे मेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। जीएस मेंस में अगर आप देखें तो जो हमारे मेजर थीम्स हैं वो हमारी ये मेजर थीम्स है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्लानिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, बजटिंग, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एक्सटर्नल सेक्टर, ये सारे हमारे GS3 के सिलेबस में आते हैं। अब ये सारे हमारे GS3 के सिलेबस के अंदर कवर्ड हैं, तो इन्हीं चीजों पर करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाएगा। मतलब अगर आप GS3 का सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। ग्रोथ, डेवलपमेंट क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, बजटिंग क्या है, लैंड रिफॉर्म क्या है, फूड प्रोसेसिंग क्या है, यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स इन योर सिलेबस। लेकिन अब इससे करंट अफेयर्स कैसे लिंक होता है इसको देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने, हाउ टू यूज करंट अफेयर एज ए एग्जाम्पल इन आंसर राइटिंग। अब राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि अगर मान लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और ये इंक्लूसिव ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो अब करंट अफेयर जो है वो आंसर राइटिंग में कैसे इस्तेमाल होगा इसको देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 3.2 पे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिया में चल रही है। तो आप जब इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जब आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उस इंट्रोडक्शन में लिखिए अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो भी चल रहा है, मान लेते हैं 3.2% चल रहा है, या आपने इस तरह से इंट्रोडक्शन लिख दिया कि 3.2% के आसपास है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फिर आपने लिख दिया अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक आपने मतलब बता दिया, व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डजंट गेट द वर्क, ये आपने लिख दिया। अब जब आप मेन बॉडी लिखोगे, आपने मेन बॉडी में लिख दिया कि मेजर रीजंस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, कि स्किल डेवलपमेंट हमारे यहां नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है,
ठीक है, लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लैक ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या लिख दिया, उसके अलावा आपने लिखा कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इतनी लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से भी जॉब नहीं मिलती। फिर हमारे यहाँ पे रीजनल डिवाइड ज्यादा है। इस तरह से आपने मेजर पॉइंट्स लिख दिए। अब कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन में आपने फिर कुछ करंट का पार्ट डाल दिया कि सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो सरकार ने नए लेबर कोड्स बना दिए, गवर्नमेंट ने न्यू लेबर कोड्स बनाए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो क्या स्कीम्स अडॉप्ट कर रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या सरकार जो है मान लीजिए वो गिग इकोनॉमी को प्रमोट अप करने लग गई है। तो इस तरह से आप स्टैटिक कॉन्सेप्ट को करंट अफेयर के साथ जोड़ सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ टू राइट। नाउ सेकंड, हाई फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट बजटिंग। अब अगर मान लीजिए हम ये न्यूज में देखते हैं कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, तो अब सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं स्टार्टिंग में कि फिस्कल डेफिसिट हमारी जीडीपी का इतना परसेंटेज हो गया है, एफआरबीएम एक्ट के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है, आपने ये मान लो लिख दिया। अब आप वहां पर ये समझाओ कि ये फिस्कल डेफिसिट जो है इसके मेजर रीजंस क्या होते हैं जब गवर्नमेंट अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर करे, ये आपने बता दिया। आपने ये बता दिया कि फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ता है, कई बार गवर्नमेंट फ्रीबीज देती है, इंटरेस्ट रेट लोन लेती है, उस पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत हैवी होते हैं, तो आपने ये बात समझा दी। फिर आपने ये बताया कि फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने का तरीका क्या है, क्या सरकार अडॉप्ट कर रही है। तो सरकार ने अभी नए रिसेंट सर्वे में ये बोला है कि हम फिस्कल डेफिसिट को इतना परसेंट ऑफ जीडीपी ले आएंगे। तो ये कैसे पता चल रहा है, यानी कि कोई भी चीज जो करंट अफेयर्स में है वो डायरेक्टली स्टैटिक पार्ट से लिंक हो गई। आप समझ रहे हैं बात को। तो कोई भी चीज जो फिस्कल डेफिसिट न्यूज में है, फिस्कल डेफिसिट को आपने करंट अफेयर्स में डाला, फिस्कल डेफिसिट के आपने मेजर रीजंस बताए, और रिसेंट में आपने बता दिया कि गवर्नमेंट सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में ऐसे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे फिस्कल डेफिसिट और बजटिंग जो है वो कंट्रोल हो रही है। फिर तीसरा पीएलआई स्कीम। अब पीएलआई स्कीम बहुत न्यूज में है, तो सरकार पीएलआई स्कीम जो है इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया कि 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम स्टार्ट करी गई है, इसका ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्रेडिट प्रोवाइड करना है, ये करंट अफेयर में डाल दिया। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में आपने समझाया कि इंडियन इकोनॉमी में इस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 चल रहा है। इंडियन इकोनॉमी जो इस समय है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए अलग अलग नीतियां बना रही है, एक्सपोर्ट प्रमोट कर रही है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आपने क्या समझाया, आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी समझा दी। फिर आप लास्ट में जब कंक्लूजन लिख रहे हो तो आप क्या बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए सरकार जो है अलग अलग और इनिशिएटिव ले रही है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रही है, पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से शिशु किशोर तरुण लोन्स दिए जा रहे हैं। तो समझ रहे हैं बात को। तो जो भी स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन जो दिया वो किसी फैक्ट से दे दिया जो करंट अफेयर में चल रहा है, फिर मेन बॉडी में हमने स्टैटिक पार्ट को लिखा, और फिर जब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं तो कंक्लूजन में फिर हमने सरकार का कोई इनिशिएटिव, सरकार की कोई पॉलिसी, सरकार की कोई स्कीम जो है उसको फिर हमने डाल दिया करंट अफेयर्स में। तो दिस इज हाउ यू शुड राइट योर आंसर, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें हमारे करंट अफेयर्स को पिक करना है। तो देखिए, पहला सोर्स तो है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इससे बेहतर सोर्स करंट अफेयर्स का कोई नहीं है। अगर आप दो, मैंने जैसे आपको पहले क्लास में बताया था कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई सा भी अखबार पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, हिंदू से भी कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से भी कर सकते हैं, लेकिन एडिटोरियल दोनों अखबार के देखिए। दोनों अखबारों में अगर मिला के मान लीजिए 8 एडिटोरियल हैं, तो 8 में से आपको 3-4 एडिटोरियल तो काम के ही नहीं होंगे, तो आप 5-6 एडिटोरियल्स दोनों में से देखिए और उनको आपको पढ़ना है। फिर पीआईबी बहुत सारे अपडेट्स देती है सरकार के स्कीम की, पीएम के स्पीच के, कैबिनेट डिसीजंस के, वो आप देख सकते हो। आरबीआई जो है, आरबीआई की वेबसाइट पे अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं। जब आप मेरी पेड क्लासेस लेंगे, अगर आप विरांडा आईएएस के कोर्स में एनरोल होते हैं, तो अगर जब आप मेरे पेड बैचेस को लेंगे तो उसमें मैं ये सब चीजें इंक्लूड कर देता हूं, तो आपको अलग से बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एसबीआई की, सेबी की वेबसाइट जो है उसमें पता लगता है कि क्या क्या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेटरी नॉर्म्स आए हैं। योजना कुरुक्षेत्र मंथली आती है, उसमें किसी भी इशू के ऊपर अच्छे खासे आर्टिकल्स होते हैं, यू कैन फॉलो दैट। इकोनॉमिक सर्वे से प्रीलिम्स और मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, बजट से सीधा सीधा क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में आ सकता है। फिर नीति आयोग की रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर नीति आयोग बताता रहता है। तो ये वो सोर्सेज हैं जिससे आप अपने करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहली चीज तो है कि जो भी आप न्यूज पढ़ रहे हो वो ये देखो कि आपके सिलेबस में कहां आ रहा है।
जीएस पेपर 3 में अगर आप मान लीजिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पढ़ रहे हो तो आपके सिलेबस में एनिमल रियरिंग वाले पार्ट में आ रहा है। आप नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग पढ़ रहे हो तो ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कवर हो रहा है। तो सबसे पहली चीज तो बेहतरीन ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसको स्टैटिक और करंट को लिंक करके पढ़ो, सिलेबस को देखो। दूसरी बात यह है कि जो भी आप पढ़ रहे हो ये देखो कि स्टैटिक में कहां काम आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि लैंड रिफॉर्म्स को लेकर सरकार कोई स्टेप ले रही है, तो अब लैंड रिफॉर्म को लेकर अगर सरकार कोई स्टेप ले रही है तो ये देखो कि अच्छा लैंड रिफॉर्म को लेकर सरकार स्टेप ले रही है तो ये लैंड रिफॉर्म का पार्ट हो गया। फिर अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो फैक्ट पे ध्यान दीजिए और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे। जैसे मान लीजिए डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो उसका इंपैक्ट हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या आएगा, ये होगी बात। जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो एनालिसिस पार्ट पर फोकस करो और ये देखो कि इस करंट अफेयर को मैं एग्जाम्पल में कैसे जोड़, इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन। और लास्ट में अपनी खुद की माइंड मैप्स क्रिएट करिए जिसमें आप करंट अफेयर्स, स्टैटिक पार्ट, इन सबको एक साथ जोड़ रहे हैं। बहुत बच्चे यहां पर गलती ये करते हैं कि बहुत बच्चे है ना नोट्स बनाते हैं कॉपीज में। नोट्स बनाइए A4 साइज पेपर्स में ताकि आप जो भी करंट उसका आता रहे उसको उसके पीछे लगाते चलें। जैसे आपने रेपो रेट लिख दिया, अब रेपो रेट का कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ में आ गया। अब रेपो रेट में साल भर में क्या क्या बदलाव आए हैं वो आप करंट अफेयर्स में डाल दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने पोर्ट्स लिख रहे हैं या रेलवेज लिख रहे हैं, उसका स्टैटिक पार्ट लिख लिया। अब करंट में सरकार मैरीटाइम एजेंडास डेवलप कर रही है, सागरमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, तो ये चीजें करंट अफेयर्स में जोड़ते रहिए। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स। सो आई होप गाइज यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। आपको काफी समझ में आया होगा कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे लिंक करना है। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। That's all from my side. Thank you so much. God bless you. Veranda IAS, where your dream becomes reality.